So hello students, I hope you all are doing well, and so welcome back to the physics class, and today is lecture number 3 of units and dimensions. So आज का जो लेक्चर है वो हम प्रीवियस जो लेक्चर जहाँ पे हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में जो देखा था दैट इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हमने देखा था कि हाउ व्हाट इज़ दी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने लास्ट डिस्कस किया था और भी बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है वो हमने लास्ट क्लास में समझा। तो लास्ट क्लास में स्टेटमेंट हमने नहीं सीखा, मीन्स हाउ टू राइट द स्टेटमेंट। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट हम एक बार लिख लेते हैं। तो क्या होगा वो, ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। तो बहुत ही सिंपल है, जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था उसी का सिर्फ एक स्टेटमेंट मैंने आज यहाँ पे लिखा है। तो स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन ईच टर्म ऑन वन साइड ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव पावर्स इन ईच टर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मास, लेंथ और टाइम का पावर इन ईच टर्म, ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव पावर्स इन ईच टर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट क्लास में सीखा था, फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के इसके साथ टैली करके देखते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। सिंपल, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी देखा था ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अच्छा, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके जो मास, लेंथ और टाइम में अगर उनको ट्रांसफ़र किया जाए उसके बाद पावर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी का क्या होगा, लेंथ टाइम इनवर्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे u का भी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज लेंथ टाइम इनवर्स प्लस ए टी, ए मतलब लेंथ टी टू द पावर -2, उसके साथ एक t मल्टीप्लाइड है। सो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, t इंटू टी टू द पावर -2, सो ये बन जाएगा टी टू द पावर -1। तो इससे क्या पता चलता है, यू कैन सी दैट द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन ईच टर्म ऑन वन साइड ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये एक डायमेंशनल इक्वेशन है, ये वाला एक डायमेंशनल इक्वेशन है। तो इसी का लेफ्ट हैंड साइड में मास तो ज़ीरो, खैर, तो लेंथ टाइम का जो पावर है दैट इज़ 1 एंड -1, दैट मस्ट बी इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। मतलब लेंथ के साथ यहाँ पे जो लेंथ होगा राइट हैंड साइड में उसका जो पावर होगा और ये वाला लेंथ का जो पावर होगा दैट विल बी सेम, ठीक है। पावर इन ईच टर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। तो लेंथ का पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 होगा, ईच टर्म माने हर एक टर्म में 1 होगा, तो यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। तो यू कैन सी टाइम का भी यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1 होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिर से एक बार सम अप करते हैं कि एक डायमेंशनल इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको मैं अगर मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म्स में लिखूं, ठीक है, उसके बाद उनके जो पावर्स होंगे वो इंडिविजुअली ऑपोजिट साइड में हर एक टर्म में जो मास, लेंथ के रिस्पेक्टिव पावर्स होंगे उनके साथ सेम होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेंथ का 1 है तो यहाँ पे भी लेंथ जो होंगे उनका भी 1 होगा, तभी जाके ये डायमेंशनली करेक्ट है और वी कैन से दैट दिस इज़ अ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीखा है उसी के कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, तो प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या, हाउ टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो प्रॉब्लम लिखो, एंड टी इज टाइम, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन दिस
वेयर p इज पावर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. तो हमें क्या करना है, ये जो रिलेशन है यहाँ पे से ये a और b ये दोनों जो है इनके डायमेंशंस निकालने हैं. ठीक है, आए समझ में. सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें करना पड़ता है, सो वी हैव टू अप्रोच लाइक दिस, p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए टी. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड. सो पी ए टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस बी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए टी, b को इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, इट विल बिकम प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो दिस इज नाउ एन इक्वेशन जिसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इनके इसको मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. सो वी नो द पावर ऑफ डायमेंशन ऑफ p. ठीक है, p इज पावर, राइट. तो पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर का डायमेंशन होता है ml, अच्छा पावर, राइट, वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है. सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ पावर. ठीक है. सो पावर का डायमेंशन लिख लेते हैं, ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पे a आ जाएगा. a का डायमेंशन हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ a. टाइम का है t, प्लस b का डायमेंशन भी हमें निकालना है, एंड एक्स स्क्वायर का डिस्टेंस. सो ये हो जाएगा l. ठीक है. सो दिस इज पावर. सो पावर है, इसीलिए दिस इज द डायमेंशन. आप देख सकते हो पावर मतलब p इज इक्वल्स टू बेसिकली वर्क डन बाय टाइम. सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. फोर्स का ml टू द पावर, फोर्स का आता है ml टू द पावर माइनस 1, एक्सीलरेशन का l टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पे t. सो ये आ जाएगा ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ पावर. तो आपने पुट कर दिया यहाँ पे पावर का डायमेंशन. नाउ सी, नाउ वी हैव टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो टर्म प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि ये जो फुल टर्म है, ठीक है, इसमें सारे इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड वाले डायमेंशन के साथ मैच कर जाएगा. ठीक है. तो हर एक टर्म का जो डायमेंशन होगा यहाँ पे सेम होगा. यहाँ पे इस टोटल टर्म का डायमेंशन, इसका डायमेंशन सॉरी, और यहाँ पे इसका डायमेंशन, दिस विल बी जस्ट द सेम. ठीक है. तो इसके साथ ये सेम होगा, इसके साथ ये सेम होगा. ठीक है. तो दिस इज़ द थिंग. नाउ लेट अस वाइप डाउन. तो ये मैं वाइप कर देता हूँ, सो वी कैन राइट इट ओवर हियर. सो फॉर द फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 इंटू a इंटू टी. ठीक है. दैट कैन बी इक्वल टू l स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से a का डायमेंशन हम क्या निकाल पाएंगे, a का डायमेंशन मतलब l स्क्वायर डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे t टू द पावर 1 है और माइनस 3 है, तो ये t टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा m टू द पावर माइनस 1, l स्क्वायर कैंसल्ड, तो l टू द पावर 0, t टू द पावर माइनस 2. सो दिस विल बी द डायमेंशन. ठीक है. तो a का डायमेंशन हमें इजीली मिल गया. b का तो बहुत ही सिंपल है, b का डायमेंशन और l स्क्वायर का डायमेंशन सेम है. सो वी कैन इजीली राइट दैट. डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू l स्क्वायर. ठीक है. आया समझ में, बहुत ही सिंपल था, राइट.
So similarly, I am giving you one question. You will be finding out the answer of this question and you will be writing down the answer in the comment section. ठीक है, आप लोग को ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको सॉल्व करके कमेंट में आपको आंसर लिखना है. ठीक है, एंड आई वांट टू सी द आंसर फ्रॉम एवरी स्टूडेंट हु इज़ वाचिंग इट. ठीक है, चलो जैसे मैंने ये वाला पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस वन ऑल्सो. Dimensions of A, B, C and D. So this is your task, very easy. ठीक है, the velocity of V of a particle depends upon the time t according to the equation this. Write the dimensions of A, B, C and D. ठीक है, आपके पास सिमिलरली एक इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करना है एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज A, B, C एंड D. ठीक है, तो इसका सॉल्व करो आप लोग और मुझे आंसर में कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है. ठीक है, चलो. तो डायमेंशंस के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा. व्हाट इज़ डायमेंशन, हाउ टू यूज़ इट, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने सीखा. तो नाउ बेसिकली डायमेंशंस हमने जो सीखा है इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक चीज़ के बारे में हमने सीखा है फिज़िक्स में, तो उसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो डायमेंशन के लिए भी सेम है, इसके यूजेस जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो डायमेंशन से जो आपके यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, दैट इज़ मेनली बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. ठीक है, वहाँ पे डेफिनेटली नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ डायमेंशन, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ये नॉर्मली आपके स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो इसी वजह से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस चैप्टर को आप देखते हो तो यू कैन सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जहाँ पे डायमेंशन से मेनली आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो एप्लीकेशन बेस्ड है, मींस डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस ऑफ डायमेंशंस. ठीक है, तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज़ द यूजेस ऑफ डायमेंशन. ठीक है, डायमेंशन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो देयर आर 3 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. तो 3 एप्लीकेशन हैं जो कि हम लोग अब अभी सीखने जा रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो. ठीक है, एक बार आप समझ जाओगे तो यू कैन वेरी इजीली यूज इट टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो चलो देखते हैं. सो फिर से हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ डायमेंशंस. ठीक है, सो दैट इज़ दी हेडिंग. हम सीखेंगे कि डायमेंशन के क्या क्या यूजेस हैं. ठीक है, तो इसके यूजेस एक छोटा सा एक सिली एग्जांपल देता हूँ मैं, जिससे आपको इजीली समझ आएगा कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली डायमेंशन जो है, मान लो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो. ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको फोर्स के साथ, नॉर्मली वी नो दैट F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है, लेकिन किसी का शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया है. ठीक है, उसको याद नहीं आ रहा है ये वाला एक्सप्रेशन. उसको हाँ ये याद, इसको ये पता है कि फोर्स मास के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिलेशन क्या है उसको याद नहीं आ रहा है ये वाला रिलेशन. तो वो कैसे निकालेगा फोर्स और मास, फोर्स के साथ मास और एक्सीलरेशन का रिलेशन. इफ़ ही कैन रिमेंबर दैट डायमेंशन एनालिसिस, ऑब्वियसली आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसको डायमेंशन एनालिसिस याद होगा डेफिनेटली उसको ये भी याद होगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. बट स्टिल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट. तो फोर्स मास के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है उसको पता है. ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन क्या है उसको पता नहीं है. तो वो अगर डायमेंशन एनालिसिस उसको पता है, देन ही और शी कैन ईजिली फाइंड आउट दिस रिलेशन. ठीक है, तो यही हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस के. ठीक, एक गिवन फिजिकल इक्वेशन का डायमेंशनली इट इज़ करेक्ट और नॉट, ये हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ, ऑब्वियसली दिस इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस करके है. ठीक है, तो हम कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, हम बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन इजीली फाइंड इट आउट. ठीक है, तो चलो देखते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल.
एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लिया आपने, अभी एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है शो दैट, द क्वेश्चन इज शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम period capital T of a simple pendulum of length small l given by capital T is equals to 2 pi root over of L by G is dimensionally correct, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड t of a simple pendulum of length small l given by t is equals to 2 pi root over l by g is dimensionally correct। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल, आपको ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। नाउ इसका आंसर लिखोगे, इसके आंसर के लिए फर्स्ट राइट डाउन दिस इक्वेशन। तो मैंने पहले ही कहा था कि डायमेंशन एनालिसिस में दिस टाइप के जो कांस्टेंट है ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन निगलेक्ट दिस, ठीक है। तो डायमेंशन कांस्टेंट का नॉर्मली दीज आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। वी आर इंटरेस्टेड ओनली दोज टर्म्स, ओनली विद दोज टर्म्स दोज आर हैविंग डायमेंशन, जिनके ऊपर डायमेंशन है उसी को हम उसी के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या है, टी, दिस इज टाइम पीरियड, मतलब टाइम का डायमेंशन। यहाँ पे क्या होगा देखो, दिस इज रूट ओवर, राइट। रूट ओवर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, l टू दी पावर हाफ, नीचे g टू दी पावर हाफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन l टू दी पावर हाफ हो जाएगा, नीचे g टू दी पावर हाफ। g मतलब एक्सीलरेशन, यहाँ पे g क्या है, g इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक एक्सीलरेशन है। तो g का डायमेंशन क्या होगा, g का डायमेंशन हो जाएगा l t टू द पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो l t टू द पावर -2 टू द पावर हाफ। तो क्या आ रहा है, l टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी l टू द पावर हाफ t टू द पावर -1। तो दिस इज कैंसिल, तो t टू द पावर -1 अगर ऊपर चला जाए तो t टू द पावर 1 हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज, यू कैन सी दैट यहाँ पे डायमेंशन और यहाँ पे डायमेंशन सेम है। सो दैट्स वाई यू कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। फिर से एक बार मैं सम अप कर देता हूँ कैसे आपको यूज़ करना है। एक्सप्रेशन दिया होगा, आप लेफ्ट हैंड साइड में एक डायमेंशन बिठाओगे, डेफिनेटली टाइम का डायमेंशन टाइम मीन्स टाइम पीरियड का डायमेंशन टाइम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ का डायमेंशन अब पुट करोगे, g क्या है, g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक। तो g का जो डायमेंशन है आपने पुट किया टू द पावर हाफ, तो लेंथ टू द पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, हाफ से मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है, -2 इंटू हाफ, तो दिस इज़ बेसिकली -1। तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो सो दिस इज़ इट। तो सिंपली ये कैंसिल हो जाएंगे एंड t टू द पावर -1 यहाँ पे आया, ऊपर चला गया तो ऑब्वियसली t हो जाएगा। रिलेशन among various physical quantities, ठीक है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच जो रिलेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस, जो कि कुछ देर पहले ही मैंने जो एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा उसको पता है कि फोर्स मास के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको एग्जैक्ट जो इक्वेशन है वो याद नहीं आ रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करें। तो ये जो प्रोसेस मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो उसी दैट प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि और दो तीन दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का वो डिपेंड करेगा, तो आप अगर सिर्फ डिपेंडेंस पता है आपको कि ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप डायरेक्टली रिलेशन एक फिजिकल इक्वेशन निकाल सकते हो
कि जहाँ पे वो सब चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ऑल दोज क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। और फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन F, length L and the string of the string and mass per unit length mu, this is mu, okay, of the string. Derive the formula for F. सिंपल है चीज़, इसको समझ लेते हैं पहले। फिजिकली ये हो क्या रहा है इसको समझ लेते हैं। मान लो एक गिटार है आपके पास या फिर वायलिन है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही कुछ दिखता है। सो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं अगर थोड़ा सा प्लग करूँ, है ना, थोड़ा सा प्लग करूँ, बहुत बहुत बेहतरीन सा आवाज़ निकलता है, राइट। जो लोग गिटार बजाते होंगे अपने से, वो लोग को सबको पता है और हम लोग बहुत देख चुके हैं इस टाइप के गिटार्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसी स्ट्रिंग के बारे में बात किया गया है। तो उस स्ट्रिंग को हम जब एक फोर्स अप्लाई करेंगे, अब जब एक बहुत ही दोनों एंड में उसको जब बांधा रहेगा, सब टेंशन विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, वो पूरा एकदम, नॉर्मली गिटार का वायर क्या होता है, वो लूज़ नहीं होता है, वो एकदम क्या कह सकते हैं इसको, स्ट्रेच्ड होता है एकदम, ठीक है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेच करके उसको लगाया जाता है ताकि हम थोड़ा सा उसको प्लग करें तो बहुत ही बेहतरीन आवाज़ आए, ठीक है। तो वो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम जब प्लग करेंगे उससे जब आवाज़ निकलेगा वहाँ पे उस आवाज़ का एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी किसका है, बेसिकली उसी स्ट्रिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी होगा, देखा जा रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड कर रहा है वो कितना स्ट्रेच्ड है, मीन्स उसका टेंशन कितना है, फोर्स कितना है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज लेंथ, इसका जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होगा। मीन्स वी डोंट नो दैट लेंथ के साथ कैसे डिपेंडेंस है, बट है, डिपेंड कर रहा है। तो टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना ज़्यादा स्ट्रेच करके उसको लगाया गया है टेंशन। नेक्स्ट इज लेंथ, उसका जो लेंथ है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ऑफ द स्ट्रिंग, एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो हर एक स्ट्रिंग का कुछ मास होगा, तो यूनिट लेंथ में उसका मास क्या है, ठीक है। मान लो ये यूनिट लेंथ है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, उसके अकॉर्डिंग उसका मास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ये तीनों चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सो द फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग अपॉन force, depending upon length and depending upon the mass per unit length। तो आपको पता नहीं है ये कैसा रिलेशन है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज, इन तीनों को कंबाइन करोगे आप, यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, राइट। से अ कांस्टेंट k f to the power a, l to the power b and mu to the power c से ऐसा रिलेशन है। वी डोंट नो अबाउट ए बी सी, लेकिन मैंने मान लिया कि इसी टाइप का कुछ रिलेशन इनके बीच होगा, ठीक है। तो ए बी सी दीज आर द कांस्टेंट विच वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। सो ए बी सी 3 कांस्टेंट है, तो तीनों का हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, फ्रीक्वेंसी क्या है ये हमें पता है, ठीक है। फोर्स क्या है ये भी हमें पता है, लेंथ क्या है ये भी पता है, और म्यू क्या है ये भी हमें पता है। तो इनके डायमेंशंस पहले हमें निकालने पड़ते हैं। वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट दिस डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब हम इसको मास, लेंथ और टाइम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद एक डायमेंशनल इक्वेशन फॉर्म होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो आंसर लिखो। तो फोर्स क्या क्या होगा, फोर्स का तो हमें डायरेक्टली पता है, आप लोग को शायद याद भी हो गया होगा, ml × द पावर -2, ये मैं निकालने ही रहा हूँ। लेंथ का भी पता है, दैट इज कैपिटल L, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ, म्यू का क्या हो जाएगा, म्यू मतलब मास बाय लेंथ, ऐसा है, ठीक है। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ,
तो ये हो जाएगा ऐसा। तो मास पर यूनिट लेंथ का क्या होगा, मास का m और नीचे l के लिए l⁻⁻1। ठीक है, करेक्ट, मास इंटू l⁻⁻1। बस ये तीनों मिल गया हमें। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो नंबर कोई भी एक नंबर है, सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन के लिए। ठीक है, पर यूनिट टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर डायमेंशन, हमें फोकस करना है फिजिकल क्वांटिटी में। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं टाइम इनवर्स। ठीक है, तो हमने चारों के डायमेंशंस लिस्ट बना लिया। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट टास्क। इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे आपको डिपेंडेंसी क्या है उसके इक्वेशन निकालना है, इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट टास्क है आपका ये। आप पहले चारों जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनके सबके डायमेंशंस लिख लो। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस इज़ आवर मेन इक्वेशन जो हमने कंसीडर किया है। तो ये सारे जो डायमेंशंस है इसको हमें यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे, देखो ये है t⁻⁻1। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे k, वी डोंट नो अबाउट k। नेक्स्ट हमें इसका ml t⁻⁻2⁴ इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा l⁻⁴b इंटू म्यू का क्या होगा डायमेंशन ml⁻⁻1/c। करेक्ट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं k। तो मास के ऊपर पावर कितना है, यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, तो दोनों ऐड हो जाएगा m⁻a+c। ठीक है, यहाँ पे a यहाँ पे c, क्लियर। लेंथ का, ठीक है, -c विल बी देयर, l⁻⁻1 इंटू c, सो -c विल बी देयर। ठीक है, सो और यहाँ पे -c नहीं होगा, गलती हो गया, अरे वेरी सॉरी। सो t के पावर में ये गलती हो गया है। ठीक है, तो दिस विल बी l⁻a+b -c यहाँ पे, और t⁻−2a होगा सिर्फ यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज़ द इक्वेशन। ठीक है, हमने सिर्फ उसके डायमेंशंस लिख लिया है। सो नाउ m⁻a+b a+c l⁻a+b -c यहाँ से a, यहाँ से b और -c यहाँ से। ठीक है, एंड t⁻−2a फ्रॉम हेयर। ठीक है, करेक्ट। सो दिस इज इट। नाउ वी हैव टू कंपेयर, तो हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी का क्या है अच्छा हाँ, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, t⁻−1 को हम क्या लिख सकते हैं, m0 L0 t⁻−1, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली k इंटू m⁻a+c l⁻a+b -c एंड t⁻−2a, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी नो दैट इंडिविजुअल हर एक MLT का डायमेंशन जो है दे शुड बी इक्वल। तो m⁻0 है, यहाँ पे a+c है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a+c इज इक्वल्स टू 0 बाई कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ m, राइट। नेक्स्ट l का डायमेंशन a+b -c इज इक्वल्स टू 0 कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ l। नेक्स्ट इज -2a इज इक्वल्स टू -1 कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ t। ठीक है, तो ये तीन हम मिल गया। सो यहाँ से क्या आता है, a इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग दिस, a इज इक्वल्स टू हाफ। नाउ से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, this is 3. So now from we are just putting the value of a in equation 1. So from equation 1 हमें क्या मिल जाएगा, c is equals to -half. ठीक है, बस if we put the value over here,
सो सी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। नेक्स्ट ये दोनों जो वैल्यू है वी आर पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या होगा, so what we will get over here, a plus b means half plus b plus half from equation 2 is equals to 0. So b is equals to minus 1. b is equals to minus 1. ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग, b इज इक्वल्स टू -1। सो लेट अस राइट इट डाउन। जो जो मिला हमें उसको हम एक साथ लिख लेते हैं एक बार। सो a का वैल्यू क्या मिला, a का वैल्यू मिला हमें हाफ, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -हाफ। ठीक है, सो दिस इज द 3 values of the constants। ठीक है, 3 कांस्टेंट्स के वैल्यूज हमें मिल गए, a, b एंड c। तो a इज हाफ, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, now we can write from this equation f is equals to k f to the power a l to the power b mu to the power c। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, f is k into f to the power a मतलब हाफ, l to the power -1 mu to the power again half, so it is k divided by l root over of f by mu। we can write it in this way। now from experiment we know that the value of k is equals to 2, the value of k is equals to half। ठीक है, so f is equals to 1 by 2l into root over of f by mu। तो हमने एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी के साथ फोर्स और मास पर यूनिट लेंथ का जो रिलेशन होता है हमने एग्जैक्टली निकाल लिया विदाउट नोइंग एनी अदर थियोरी। हम इसके थियोरी के बारे में कुछ नहीं जाना, डिराइवेशन हमने नहीं किया। देखो कितना अच्छा है, कोई इसका एक फुल डिराइवेशन होता है, थियोरी पढ़ने के बाद फुल डिराइवेशन होता है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ उसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया। सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस हमें पता था और इंडिविजुअली हर एक टर्म के बारे में पता था, व्हाट इज़ एफ, व्हाट इज़ म्यू, व्हाट इज़ एल। ठीक है, तो इनके बारे में पता होने के बाद हमने डायरेक्टली रिलेशन निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका डिपेंडेंसी क्या है। ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस।